हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम प्लेटो के चिंतन की पद्धतियों पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों में समान रूप से उपयोगी है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो विचार किया है, जो चिंतन किया है, जो थॉट ली है, उसमें उन्होंने कई पद्धतियों का प्रयोग किया है, लेकिन उन पद्धतियों का एक स्पेशल नाम नहीं दिया। उन्होंने एक नाम नहीं दिया उन पद्धतियों के लिए। उन्होंने एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। इसलिए उन सभी पद्धतियों का इस व्याख्यान में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी विचारक, जब कोई विचारक अपने विचार चिंतन प्रस्तुत करता है तो वह अपने चिंतन के अनुरूप कोई पद्धति अपनाता है और उस पद्धति के अनुसार ही उसका चिंतन रूप लेता है। अतः किसी भी चिंतन के लिए पद्धति का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पद्धति के उस चिंतक का चिंतन बिखरा हुआ रहता है। प्लेटो ने भी अपने चिंतन में बहुत सी पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। यानी कि जो रिपब्लिक में जो चिंतन किया है प्लेटो ने, उसमें से उन्होंने अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है। उनमें से मुख्य उन्होंने एक तरह से 6 पद्धतियाँ दी है। तो विश्लेषणात्मक पद्धति, सौदेशात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। ये 6 पद्धतियाँ हैं जिनका प्रयोग रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने चिंतन में किया है। देखो, विश्लेषण, सौदेशात्मक, ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक और सादृश्यात्मक और निगमनात्मक। विश्लेषण पद्धति में क्या होता है, हम कोई जो मूल पदार्थ है, संपूर्ण पदार्थ है, संपूर्ण वस्तु है, उसको हम उसके सरल तत्वों में तोड़ लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, फिर उन सरल तत्वों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, पृथक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हमें उस संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इस पद्धति के माध्यम से प्लेटो ने आत्मा के स्वरूप पर विचार किया है और उन्होंने आत्मा के 3 पृथक तत्वों में विभाजित किया आत्मा को। इसमें विवेक, साहस और संयम, यानी कि आत्मा को उसके 3 भागों में विभाजित किया, विवेक, साहस और संयम, और उनका पृथक अध्ययन के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो एक तरह से विश्लेषण पद्धति में क्या होता है, हम किसी पदार्थ को उसके सरल भागों में विभाजित कर लेते हैं और उन सरल भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं ताकि संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान हमें मिल जाए। सौदेशात्मक पद्धति, सौदेशात्मक टेलिलॉजी का अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई उद्देश्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। ये है प्लेटो के दर्शन में, यानी कि रिपब्लिक में आदर्श राज्य की प्राप्ति में सौदेशात्मक पद्धति का प्रयोग मिलता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य होता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य होता है। एक है ऐतिहासिक पद्धति। प्लेटो ने रिपब्लिक में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो जो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये किस पद्धति के सहारे किया है? ऐतिहासिक पद्धति के सहारे किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति, इस पद्धति में हम प्रश्नोत्तर या तर्क वितर्क, संवाद आदि के माध्यम से एक तरह से सत्य की खोज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं एक तरह से। लेकिन इस पद्धति का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं होता, बल्कि इस पद्धति का उद्देश्य तो व्यक्ति को विचारशील बनाना है। ये पद्धति क्या आती है? एक तरह से सुकरात की पद्धति, और इसमें मुख्यतः प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तर जाते हैं, उत्तर नहीं दिया जाता, प्रश्न फिर दूसरे से कुछ उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आदमी फिर उसका उत्तर देता है, यदि गलत है तो फिर उसका उत्तर दिया जाता है। बार बार प्रश्न उत्तर। इस तरह से क्या है, व्यक्ति क्या बनाना है? विचारशील बनाना होता है। इसमें तीन उद्देश्य इसके लिए किया है द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग। एक तो सत्य की खोज हेतु, एक सत्य की अभिव्यक्ति हेतु और एक है सत्य की परिभाषा हेतु। 5वां है सादृश्यात्मक पद्धति। इस पद्धति में वस्तुओं में सादृश्य देखकर, यानी कि वस्तुओं में समानता देखकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। क्या करते हैं इस पद्धति में? हम
एक तरह से वस्तुओं में समानता देखी जाती है और उस समानता के आधार पर एक नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने कैसे सादृश्य देखा थे? भौतिक जगत से समानता ली थी उन्होंने एक भौतिक जगत से समानता लेते हुए एक नवीन ज्ञान प्राप्त किया, जिसे उन्होंने कहा कि विवाह संबंधी विचार, एक तरह से जो उनके प्लेटो के विवाह शादी मैरिज संबंधी जो विचार थे वो सादृश्य मूलक पद्धति पर आधारित थे। उन्होंने कहा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे पशुओं की नस्ल सुधारी जाती है, एक तरह से अच्छी नस्ल के पशुओं में संकरण ब्रीड करा के एक अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त करते हैं, वैसे ही यदि उचित विवाह पद्धति अपना कर मनुष्यों की नस्लों को भी सुधारा जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से विवाह पर एक अपने विचार प्रस्तुत किए थे रिपब्लिक में। तो ये किस पर आधारित है? एक तरह से सादृश्यमूलक पद्धति पर आधारित है। और इसकी लास्ट है निगमनात्मक पद्धति। इसमें क्या होता है, हम कोई सार्वभौमिक सत्य आधार वाक्य ले लेते हैं और इस सामान्य सार्वभौमिक कथन से हम एक विशेष निष्कर्ष निकालते हैं। एक तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति है। जैसे हम जानते हैं एक सामान्य सार्वभौमिक कथन है कि सभी मनुष्य मरणशील है। चूंकि देवदत्त एक मनुष्य है इसलिए देवदत्त एक मरणशील है, इसलिए देवदत्त मरणशील है। अब इसमें हमारे पास आधारभूत कथन क्या था कि सभी मनुष्य मरणशील है। हमें ये नहीं पता था कि देवदत्त मरणशील है नहीं है, लेकिन हमने इससे निष्कर्ष निकाल लिया कि देवदत्त मरणशील है। इस प्रकार रिपब्लिक में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग मिलता है, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को एक विशेष नाम नहीं दिया गया है। एक नेटलशिप एक विद्वान था, उन्होंने कहा था कि ये प्लेटो की पद्धति को हम रचनात्मक पद्धति कह सकते हैं। यदि एक नाम में प्लेटो की सभी पद्धति को रखें तो हम क्या कह सकते हैं? उनको रचनात्मक पद्धति कह सकते हैं। इस तरह से प्लेटो ने रिपब्लिक को अपने चिंतन में कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया है? 6 पद्धतियों का। पहली विश्लेषणात्मक पद्धति, दूसरी है स्वदेशात्मक पद्धति, तीसरी है ऐतिहासिक पद्धति, चौथी द्वंद्वात्मक पद्धति और पांचवी सादृश्यात्मक पद्धति और छठी है निगमनात्मक पद्धति। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही। थैंक यू सो मच।